नाज़रीन, थोड़ी ये शरह सूद के हवाले से कुछ हमें फीडबैक आ रहा था। सैयद नईरुद्दीन साहब हैं, वो एक फिक्र 6.42 बता रहे हैं डॉक्टर इकराम उल हक के हवाले से। ये हम कल इस पर बात करेंगे मजीद ताकि इस कन्फ्यूजन ख़त्म हो, मगर अखबार में 5% छपा हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, मारूफ दिफाई तजिया निगार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हजूर, ये फरमाएँ कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कल तक तो कह रहे थे जी कि ये कोई बड़ा मिसप्लेस्ड है यूफोरिया इजराइल का, या जो वो खुशी मना रहे हैं, और अब कह रहे हैं जी कि टैंक जो हैं वो 25 किलोमीटर दमिश्क से दूर सिर्फ 25 किलोमीटर तक आ चुके हैं। तो क्या इजराइल खुदा न खास्ता ओवर रन करने जा रहा है या एनेक्स करने जा रहा है दमिश्क को? जनाब वकार खान साहब, ये एक तो इनकी पुरानी ख्वाहिश भी है और हिस्टोरिकल रेफरेंस दे रहे हैं कि दमिश्क के ज़माने में जो यूएस स्टेट थी उसका हिस्सा रहा, जो कुरून अव्वल का टाइम था। और बाकी जो है मेरे ख्याल इजराइल को चूंकि ना गजा में रोका गया ना उनको लेबनान में रोका गया, तो वो आप कह लें कि मुंह को खून लगा हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये बेसिकली जो गोलान हाइट्स हैं उसमें जब ये आप कह लें कि 73 वॉर के बाद फिर एक अरेंजमेंट था कि एक बीच में बफर जोन था जो मेनली इजराइल और सीरिया के दरमियान है, और वहाँ पे एक माउंट है हेरमोन, बड़ा मशहूर है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। वहाँ से अगर आप रडार्स वगैरह हो तो आप तुर्की, लेबनान, इजराइल और सीरिया में सारी एविएशन मूवमेंट को वो कर सकते हैं चेक जो है। एक तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बाकी ये बेसिकली तो धौंस धांधली है, लेकिन इसमें आई थिंक अभी जो बड़ी डेवलपमेंट है, ये आपकी बात ठीक है कि तकरीबन लोग कह रहे हैं कि दमिश्क से तकरीबन ये 25-30 किलोमीटर दूर है और वहाँ से बॉर्डर नज़दीक है। ये तुर्की के प्रेसिडेंट का भी आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। कल वो गए हुए थे गाजियानटेप जो कुर्दिश इलाका है तुर्की का, और वहां से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जी कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी कॉल कर रही है आई थिंक जो अपोजिशन है जिन्होंने अभी कब्जा लिया है दमिश्क में, तुर्की को, कि आप मजीद फोर्सेस भेजें, बिकॉज अभी डिफेंस के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बिकॉज वो बिजी है उसमें। तो मेरे ख्याल में अभी चीजें अभी आगे खुलेंगी और खुदा ना खास्ता ये लोग कह रहे हैं कि शायद तुर्की और इसराइल के दरमियान भी कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो क्या इससे तो साहब इसराइल जो है वो हमले कर रहा है शाम पे, और इसमें रूसी तंसीबात भी वहाँ पर मौजूद हैं और अमेरिकी मौजूदगी भी वहाँ पर है, और इसके अलावा ईरान जो है उसका भी वहाँ पर काफ़ी स्टेक है, तुर्की भी वहाँ पर है। तो क्या आप देख रहे हैं कि इसराइल अगर ये इस तरह हमला करता है और वहाँ पर जो है वो आलमी ताकतें, कहीं वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई तो नहीं होने वाली और दमिश्क जो है वो तख्ता मश्क तो नहीं बनने वाला? जिसमें आपकी बात ठीक है, इसमें कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं। देखें अभी इसमें अगर आप देखें तो पहले 6 मुतारक ग्रुप थे, मतलब सीरिया वाज नॉट अ मोनोलिथ कंट्री तो था ही नहीं। कम से कम 2015 ऑनवर्ड जो है ये 6 हिस्सों में डिवाइडेड था। नॉर्थ ईस्ट में कुर्द हैं जो रुजावा बोलते हैं इस इलाके को, हमने शायद आज़ाद एक सल्तनत कायम कर ली है। फिर ये कुछ टर्किश एनक्लेव्स थे, बाकी जो है एक अमेरिकन बेस के एनक्लेव है, और कुछ जो है इवन आईसिस के पास था, और बाकी बशर अल-असद के पास तकरीबन आप 65% था। तो ये जो आई थिंक राउट हुआ है, बिकॉज उसमें आपको पता होगा कि सेक्टेरियन अंडरटोन बहुत ज्यादा रही। 73% सुन्नी है, और आई थिंक अल-असद फैमिली ने बहुत ज्यादा हाई हैंडेडनेस रखी है पिछले 50 साल में, तो वो भी एक फैक्टर है कि अवाम भी तंग थी। बाकी इस वक्त आई थिंक ईरान का तो मेन जो फोर्सेस विड्रॉ कर चुकी हैं क्रॉस इनटू इराक। रशिया के बेसिस हैं लाइक ऊपर लताकिया में और नीचे फिर ततस में है, वो मेंटेन कर रहे, उनकी कोई अरेंजमेंट है कि इसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसराइल ने अभी खुद क्लेम किया है कि पिछले आई थिंक 50 साल में सबसे बड़ा हवाई हमला उन्होंने किया। वो कहते हैं हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला हमने किया, और उसमें मेरे ख्याल कोई 478 अटैक कर चुके हैं। और उसमें उनकी कोशिश है कि सीरिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी कन्वेंशनल, चाहे वो नेवी थी, चाहे वो एयरफोर्स है, आर्मर है, उसको खत्म किया जाए, और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे ख्याल में नई डेवलपमेंट यही है कि शायद तुर्की को स्टेप इन करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो हाया तहरीर शाम है या HTS है, ब्रिगेडियर साहब अगर इसको कोई नहीं रोकता इसराइल को, तो इसराइल तो अपने मजमूम इरादों में आगे बढ़ रहा है, तो फिर वो शाम ले लेगा, शाम के बाद किसी और की बारी आ जाएगी, ग्रेटर इसराइल तो फिर इसी तरह ही बन जाएगा। जी, ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है, उर्दन को भी क्लेम कर रहे हैं। और एक और खबर है कि जो रशियन मीडिया कह रहा है कि, या ईरानी मीडिया, कि अभी अमेरिकन शायद आईसिस के जरिए इराक में भी कोई कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये काफी फैलेगी। पहले ये लेट्स से गजा, फलस्तीन और लेबनान तक थी, फिर सीरिया की लपेट में आया है। तो अगर ये फैलती है तो इसमें मेरे ख्याल में अभी जो लेट्स से रीजनल पावर्स उनको कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में यानी सर करबला से मदीना तक का उनका मजमूम इरादा जो है वो मौजूद है, क्या इसको आप पूरा होता हुआ देख रहे हैं खुदा न खास्ता?
जी बिल्कुल है। इसमें उसमें अगर आप देखें जो उनका फ्लैग भी है दो दरियाओं के दरमियान, तो वो बेसिकली दरिया फरात और दरिया नील के दरमियान का सारा इलाका जो है उसको क्लेम करते हैं। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है अभी टर्की का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट आई है और कुछ खबरें हैं कि शायद टर्किश फोर्सेस ने मूव किया भी है, अनकन्फर्म्ड है, बिकॉज एचटीएस ने कहा है कि कम से कम 50,000 आप दें, रेगुलर फोर्स आए और बॉर्डर्स को सिक्योर करें, हम अंदर जो है इसको स्टेबलाइज करें। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये टर्की ट्रैप में आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इवॉल्विंग सिचुएशन है और ये हर 48 घंटे में चेंज हो रही है। अच्छा, एक खबर और भी आ रही है, खबर और भी ब्रिगेडियर साहब आ रही है कि एक गार्डियन में छपी है कि ईरान तो तुर्की को भी जो है वो इल्ज़ाम दे रहा है, तो क्या तुर्की जो है इसमें तो हैंड इन ग्लव नहीं हो सकता इजराइल के साथ, उसकी अपनी सिक्योरिटी का इशू होगा? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक परसेप्शन इजराइल ही डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें आई थिंक टर्की की अगर आप मजबूरियां देखें, बिकॉज उसमें जो कुर्दिश इलाका है वहां से बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक भी होते रहे, और उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था तैयब एर्दोगान, रशिया और ईरान के दरमियान कि ये जो है इसको बंद किया जाए, लेकिन जो कुर्दिश आई थिंक रजोवा स्टेट की बात हो रही है वहां से अभी, बल्कि हम पिछले दिनों टर्की में थे तो वहां पे 2 टेररिस्ट अटैक हुए हैं अंकारा और आई थिंक उसके सबब में। तो इसका मतलब ये है कि टर्की की अपनी जो है एक तो सिक्योरिटी कंपल्शन है, दूसरा ये कि इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है कि वो संभालने वाला नहीं था। उसमें एक बेसिक सीरियन नेशनल आर्मी है जिसको टर्की बैकअप करता है, फिर उन्होंने एनक्लेव रखे हुए हैं, और उनकी मेरे ख्याल में उनकी एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, और इस वक्त कोई भी आगे बढ़ के, बिकॉज बशर असद बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, कोई भी आगे बढ़ के अगर कम से कम इस एरिया को स्टेबलाइज करता है तो उसको मेरे ख्याल में तो वेलकम करना चाहिए। लेकिन इजराइल ने इसका डेफिनेटली फायदा उठाया, इसमें अमेरिका भी फायदा उठाएगा, और इस वक्त आप कह लें कि इंस्टेबिलिटी की हालत है। वकार साहब ये फरमाइए जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है वो दिन ब दिन खराब हो रही है, और आलमी ताकतें जो कि अमेरिका कहता था और ट्रंप ये कहते थे कि मैं ये जंग ख़त्म करा दूंगा, साथ वो ये कह रहे हैं कि जहन्नम बना दूंगा, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आलमी ताकतें तमाशा देख रही हैं या कोई वहाँ पर सियासत हो रही है, क्या या मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होगा, कोई किरदार अदा करेगा? जिसमें तो लोग बात करें कोलैप्स ऑफ ग्लोबल जो ऑर्डर था, आप कह लें पिछले 100 साल का, स्पेशली जब से यूएन बनी है, उसके आगे देख लें तो एक अरेंजमेंट था, तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी तो जिसकी जो मर्जी है उस पर चढ़ाई कर देता है। इसी तरीके से हो सकता है कि रशिया किसी और इसमें थिएटर में इनको रिस्पॉन्ड करे, बिकॉज रशिया को बहुत बड़ा धचका लगा है, तो कोई किसी की सुन नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ना यूएन इफेक्टिव है, ना बड़ी ताकतें, हर एक का अपना इंटरेस्ट है, और ये मेरे ख्याल में जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की सिचुएशन थी, हम उस तरफ जा रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो तकरीबन कोलैप्स कर चुका है, और जो जिसकी लट से जिसमें ताकत है, जोर है, वो अपनी मर्जी कर रहा है, और इसमें यही है कि खुदा ना खास्ता आगे जो है ये मेरे ख्याल में वॉर एक्सपैंड करेगी। पहले भी हमने इस पर बात की थी कि वॉर किधर एक्सपैंड कर सकती है। अभी सिर्फ ये देखना है कि क्या सीरिया एक पाउडर केक साबित होगा या स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अच्छा, ये फरमाइए ब्रिगेडियर साहब के क्या बल्कनाइजेशन और सिविल वार जो है वो ये इसकी ये इस तरफ नहीं जा रहा सीरिया का मामला? ये छोटे जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ग्रुप हैं, ऊपर कुर्द बैठे हुए हैं, इधर HTS आ गया है, कहीं और हैं, तो ये तो सिनेरियो बड़ा डेंजरस डेवलप हो रहा है। ये ऑलरेडी देखा है, मैं कह रहा हूँ कि 2015 से तो ऑलरेडी ये बल्कनाइज्ड ही था। मतलब 6 हिस्सों में अगर आप देखें 6 पावर सेंटर थे, नॉर्थ ईस्ट में कुर्द है, फिर इसी तरह बशर अल असद है, फिर टर्किश एनक्लेव है, और HTS ने भी अपना एक एनक्लेव, फिर इस तरह साउथ से जो फेंसिव आया उसमें भी एक जो है आई थिंक साउथ सदर्न ऑफ्टर्नून टाइप कहते हैं, इस तरह की वो ग्रुप है। और इसके अलावा जो है अमेरिकन बेसिस है वहाँ पे, और उनके इर्द गिर्द कुछ एनक्लेव्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये बल्कनाइज था। अभी सिर्फ ये है कि अगर तो HTS कंट्रोल करती है और कुर्स के साथ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि पीसफुली आगे चले, फिर तो शायद यहाँ पे चीजें रुक जाएं, लेकिन अदरवाइज इजराइल की एंट्री के बाद यही लग रहा है कि खुदा ना खास्ता इसमें मजीद फ्रैक्चर होगा। मुझे सिर्फ ये खतरा है कि टर्किश इजरायली वॉर ना, बिकॉज मेरे ख्याल में वो फिर ट्रिगर करेगी थर्ड वर्ल्ड वॉर को सही तरह, बिकॉज टर्किश मिलिट्री पावर भी बहुत ज्यादा है, और इजराइल अगर उसको खुदा ना खास्ता डिस्टेबलाइज करता है, चीजें शायद उस तरफ जाएं।